कॉरिलेशन, सहसंबंध। इसमें कॉरिलेशन का मतलब दो के बीच में रिलेशन की बात सिखाई जाती है। रिलेशन किस तरह का? मैथमेटिकल रिलेशन। क्लियर? जब दो चीजों के बीच कोई मैथमेटिकल रिलेशन है तो उस रिलेशन को कैलकुलेट करना कॉरिलेशन कहलाता है। ठीक है ना? सहसंबंध, कॉ का मतलब होता है साथ में, कॉरिलेट करना जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरे से कॉरिलेट करना। तो सहसंबंध क्या हुआ? और संबंध किस तरह का? मैथमेटिकल, गणितीय संबंध। तो जब दो वेरिएबल्स में, दो चरों में मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कॉरिलेशन कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है दो अलग अलग संख्याएं, दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग तथ्य, दो अलग अलग फैक्ट्स, जिसको हम x और y से सिंबल से पहचानेंगे। यहाँ पे एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। जैसे मैं बारिश और फसल, क्या कोई कॉरिलेशन है इन दोनों में बीच में? है। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, और यदि बारिश कम होती है तो फसल कम होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो फसल नहीं होती है। यानी देयर इज अ रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है, दो वेरिएबल हो गए, एक बारिश। तो बारिश अपने, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के आंकड़े होते हैं, इतने मिलीमीटर बारिश हुई, इतने मिलीमीटर बारिश हुई, वो एक्स हो गया। और फसल के इतने टन फसल हुई, तो दोनों के आंकड़े होते हैं ना। तो उन दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, उन दोनों का एक साथ रिलेशन कैलकुलेट करना कि ये आपस में कितना कोरिलेट करते हैं। समझ में आता है? जैसे मैं एक और, पिता की ऊंचाई, हाइट ऑफ फादर, और बेटे की ऊंचाई, ये दो अलग अलग फैक्ट हैं। हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन क्या कोरिलेट करते हैं? तो उसका आंसर होगा सर हाँ, मैनी टाइम इट कोरिलेट्स, बट हाउ मच वी कैन नॉट से दिस। वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम 1000 लोगों के आंकड़े कलेक्ट करेंगे, पिता की हाइट लेंगे कि उनके पिता की हाइट क्या है, और उनके बच्चों की हाइट जो है वो भी देखेंगे, तो वो कितना कोरिलेट करता है। तो आंकड़े सामने हैं, 1000 लोगों का हमने रिसर्च किया, तो 1000 लोगों के आंकड़ों के आधार पर हम उनका मैथमेटिकल कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, और उस कोरिलेशन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। आप कहोगे सर कोरिलेट करता तो है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि बेटा, बाप लंबा है तो बेटा भी लंबा होएगा। हो सकता है कम हो, या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि पिताजी की हाइट जो है वो आपके क्या है, कम है, पर बेटा लंबा हो रहा है। लेकिन ज्यादातर चांसेस में ऐसा पाया गया कि जितनी फादर की हाइट होती है उतनी ही क्या हो जाती है, बच्चे की हाइट हो जाती है, सन की हाइट हो जाती है। सही है? अब वो कितना परसेंट है वो ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जो रिजल्ट निकाले उसे हम निकालते हैं कि भाई 80%। मतलब इसका मतलब है कि 100 में से 80 बार ऐसा होगा कि जिस जैसे फादर की हाइट है उसी अनुपात में सन की हाइट है। पर 20% ऐसे भी होंगे जो इसके विपरीत होंगे। सही है ना? तो वो कितना कोरिलेट करता है, ये चीज इसको बोलते हैं। सही है ये बात? कोई दिक्कत नहीं? उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन है? वस्तु का मूल्य और उसकी डिमांड, क्या इन दोनों में कोरिलेशन है? तो हम कहें बिल्कुल सर है। पर इसमें कोरिलेशन थोड़ा अलग है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाए
तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, सही है ना। और अगर वस्तु का मूल्य कम कर दिया जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। देयर इज ए कोरिलेशन बट नेगेटिव कोरिलेशन, विपरीत कोरिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, सही बात है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। पढ़ने का समय और प्राप्त अंक, इनके बीच में कोरिलेशन है। तो 1000 बच्चों की मार्कशीट उठा लो और वो कितने घंटे पढ़ते थे ये उठा लो, सही डेटा आप कलेक्ट कर लो, तो इसका निष्कर्ष क्या आने वाला है? तो ये आएगा कि 90% चांसेस कोरिलेट करता है कि जो जितना अच्छा पढ़ता है, जितना समय पढ़ाई में देता है, 90% चांस है कि उसके नंबर भी अच्छे ही आते हैं। 10% ऐसा भी हो सकता है पढ़ता तो बहुत है पर नंबर नहीं आते। जैसा कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, मारो बेटो पढ़े तो घणो ही है पर नंबर आवा कोने, होता है। ज़्यादातर ये स्टेटमेंट मम्मी का होता है, क्योंकि मम्मी तो भावुक होते हैं ना, उनको पता ही नहीं एक्चुअल क्या है। सच तो टीचर जानता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कोरिलेशन क्या है, इसकी उपयोगिता भी होती है। तो इस चैप्टर में हम कोरिलेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्लियर। और ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेट होती हैं, तो इसके आधार पर हम आगे निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। एक और लेता हूँ, उससे आपको और अच्छा लगेगा, यू विल गेट मोर नॉलेज। बारिश और छाते होते ना, छाते की बिक्री, बारिश यानी रेनफॉल, और अम्ब्रेला, खाने वाला नहीं, वो तो छत्ता होता है, छाते, अम्ब्रेला, क्या इन दोनों के बीच कोरिलेशन है? हम कहेंगे बिल्कुल है सर। अगर लगातार बारिश होती है तो फिर छातों की बिक्री बढ़ेगी, है ना, तो आपस में कोरिलेट होता है। अगर बारिश कम होती है जहाँ पे, वहाँ पे छातों की बिक्री कम होती है। तो राजस्थान में हम लोगों के इतना ज़्यादा नहीं है, बारिश कम होती है तो छाते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब तैयार रहते हैं कि कब हो तो हम नहाएं, कब भीगें। पता चला कि पूरे साल में कोई 10 दिन ऐसे होते हैं जब बारिश होती है, सही है ना। लेकिन जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ पे छातों की बिक्री भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सारे रिसर्च हैं जो बिजनेस में काम आते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये रिसर्च होगी तभी तो ये काम आएंगे। अगर किसी छाते बनाने वाली फैक्ट्री जो है, उसको ये सही सही अनुमान है कि इस बार बारिश कितनी होगी, तो उसी के आधार पर ही तो छत्ते बनाएगा। तो अगर उसका सही अनुमान होता है उस व्यक्ति को कि इस साल बारिश की ये संभावनाएं हैं, जैसे मौसम विभाग चेतावनी देता है ना, एक प्रेडिक्ट करता है, उसी के आधार पर ही तो वो उसका प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग ये बात कहना चाह रहे हैं, या मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस जो है ना, वो इस कोरिलेशन को बहुत मानता है। कोई भी व्यापारी भी किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ाता है तो 10 बार सोचता है, क्योंकि उसको कोरिलेशन पता है, मूल्य का मांग से कोरिलेशन है ना, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो जीवन में हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो कोरिलेशन आपको ये सिखाता है कि दो अलग अलग संख्याओं में, तथ्यों में अगर कोई मैथमेटिकल कोरिलेशन है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और वो कैलकुलेशन करना ही सहसंबंध कहलाता है, जिसका वाणिज्यिक उपयोग भी किया जाता है। ओके, कोरिलेशन के लिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला उपयोग में लेना है। तो अगर आपके कोरिलेशन कैलकुलेट करें तो भी इसका मतलब यही है, और अगर लिखे कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन ले तो भी मतलब एक ही है, यानी एक ही फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले ही नहीं है। आर, ये इसका सिंबल है, स्मॉल आर बनाते हैं।
एन मल्टीप्लाई गुणा करनी है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन डिवाइड में पूरे में आएगा, आगे एक अंडर रूट बनेगा और पीछे भी एक अंडर रूट बनेगा, दोनों सेम है पर इधर x है इधर y है। जैसा कि हम जानते हैं दो वेरिएबल होते हैं, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर गुणा आई माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर पीछे सेम है सिग्मा डी वाई का स्क्वायर गुणा एन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए, और डी वाई का फॉर्मूला होता है y माइनस ए। और ये मेथड कौन सी कहलाती है, कल्पित माध्य विधि। तो हम कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकेंड फॉर्मूला जो इसमें यूज करना है वो है प्रोबेबल एरर। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा संभाव्य विभ्रम। तो ये इसका एक अलग फॉर्मूला है पर वो कॉरिलेशन का नहीं है, इसको हम शॉर्ट में PE कहेंगे, प्रोबेबल एरर इक्वल टू, तो 0.6745 गुणा 1 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ये प्रोबेबल एरर का एक फॉर्मूला है जो हमें एक्स्ट्रा में पूछा जाता है। तो इसमें r तो कैलकुलेट इसमें भी करना है ना, r होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3 स्टैंडर्ड एरर। प्रमाप, स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं प्रमाप विभ्रम। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसको SE कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। आप नोटिस करें ऊपर वाले में और इसमें केवल इस जगह पे अंतर है, इसमें हम 0.6745 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये कॉरिलेशन के साथ में कई बार PE और SE भी पूछे जाते हैं, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, तो उसके फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके कॉरिलेशन की ही एक और मेथड है जिसका नाम है स्पेयरमैन की क्रमांतर विधि, या उसके इंग्लिश में कहेंगे स्पेयरमैन्स रैंकिंग मेथड। तो इसका फॉर्मूला लिखें, इसका सिंबल होता है R और उसके नीचे कैपिटल R। R R R मतलब कॉरिलेशन, और R दूसरा जो है वो रैंकिंग के लिए है। तो R R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपके लगेगा। इसे बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 जब समान रैंक न हो। कई बार क्या होता है जब हम रैंक देते हैं ना, रैंक वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे क्लास में अच्छे नंबर आते हैं उस हिसाब से रैंक देते हैं। तो जब एक ही रैंक दो लोगों के ना आए
तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हमने क्या लिखा है, जब समान रैंक ना हो तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ठीक है ये बात। दूसरा फॉर्मूला लिखें, जब सेकंड पार्ट है इसका, जब समान रैंक हो, जब समान रैंक हो, जिसको हम बोलते हैं TIED रैंक। जब दो लोगों के बीच में टाई हो जाता है, क्लैश हो जाता है, एक ही रैंक पे दो लोग आ जाते हैं, जैसे मान लो एक थर्ड जो पोजीशन आया वहाँ पे दो लोगों के समान नंबर आ गए तो टाई हो गया ना। तो जब टाई हो रैंक के बीच में तो उसको टाइड रैंक कहते हैं। जब समान रैंक हो तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, वो लिखें, RR इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर के हिस्से में ऐसे एक लंबी लाइन बना दो, 6 बड़ा ब्रैकेट और उसमें आप लिखें सिग्मा D स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 1/12 1 डिवाइड बाई 12 m क्यूब माइनस m एक बार, फिर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m और फिर डॉट 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 डॉट, मतलब आगे भी ये चलता रहेगा। अपॉन में इसके आएगा n का स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ये जो हिस्सा है आप देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा ये बार बार आएगा, यानी अगर जितनी बार टाई होता है उतनी बार ये फॉर्मूले में जुड़ता जाएगा। तो बेस फॉर्मूला तो वही है, देखो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये रहा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, है ना सेम, और नीचे भी सारा सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है, टाई हो जाता है। तो जब टाई हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो दो हिस्से हैं, जैसे इसका ये फॉर्मूला इसका मतलब बताता है कि 2 बार टाई हुआ। अगर 3 बार टाई हो जाए तो 3 बार ऐसे लिखा जाएगा, 4 हो तो 4 बार लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला आगे इसीलिए डॉट 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 छोड़ दिया और यहाँ पे आप n लिख दो, यानी n टाइम। n टाइम का मतलब हो गया कि जितनी बार आए उतनी बार तक लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया जब समान रैंक हो, जब टाई हो जाए तब। ये स्पेयरमैन का रैंकिंग सिस्टम है जिसमें रैंक के आधार पर कॉरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। ये सेकंड मेथड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, ये 5th पॉइंट हो गया। और वैसे आर कैलकुलेशन का ये 3rd मेथड हो गई, है ना, संगामी विचलन रीति, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसका सिंबल होता है आर और सी। क्या होता है, आर मतलब तो कॉरिलेशन और सी यानी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, तो इसलिए सी आ जाता है। इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस फिर अंडर रूट प्लस माइनस फिर ब्रैकेट में 2c माइनस n अपॉन n, और यहाँ n इक्वल टू n माइनस 1 होगा। ओके, और c का मतलब होता है प्लस की संख्या। ये क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे, पर आप सिर्फ अभी इतना लिख लें, जो प्लस की संख्या है वो c कहलाती है। तो ये आपके 5th पॉइंट फॉर्मूले का हो गया। और कॉरिलेशन में ये 3rd कॉरिलेशन हो गया, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट में 2c सी का मतलब होता है प्लस की संख्या, माइनस n अपॉन n। तो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। यहाँ पे n का मतलब n माइनस 1 है, यानी अगर 7 संख्याएं हैं तो यहाँ पे n का मतलब 6 है, एक कम करना है। समझ में आती है बात। ये फॉर्मूले में ये जो डेविएशन है ना,
तो उसमें संगामी विचलन रीति में क्या होता है, सिर्फ ये देखा जाता है प्लस और माइनस क्या है। तो प्लस और माइनस के आधार पर ये सवाल होता है। वो कैसे होता है वो जब हम करेंगे तभी बताएंगे, क्योंकि मेरा इस वीडियो के पीछे, इस क्लास के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके फॉर्मूले सारे एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले समाप्त होते हैं। इतना ही है ये चैप्टर, कोरिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों।